चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स, इसी नाम से आई थिंक केमिस्ट्री में भी एक चैप्टर है ना, और बहुत कुछ उसी से रिलेटेड ही है पूरा। बहुत कुछ जो चीज़ें हैं आप जो यहाँ पढ़ने वाले हैं आप वहाँ पर ही एग्जैक्ट सेम पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ कुछ यहाँ पर कंट्रोवर्शियल चीज़ें भी आएगी। हम एक इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, है ना, उसमें जो साइन कन्वेंशंस होते हैं स्पेशली केमिस्ट्री में एक अलग तरीके से लेते हैं, फिजिक्स में कुछ अलग तरीके से लेते हैं, है ना। तो दोनों को आपस में कंफ्यूज मत कर देना, है ना, दो अलग अलग तरीके से सॉल्व की जाती है। खैर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पर 13 टॉपिक्स मुझे नज़र आ रहे हैं इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन, है ना, थर्मल इक्विलिब्रियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट एंड इंटरनल एनर्जी एंड वर्क डन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वंस अगेन आ गया। अब जाहिर बात है कि अपन ने जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़े वही है, बट इसका और ज़्यादा आगे का वर्जन है इसमें। फिर थर्मोडायनेमिक स्टेट वेरिएबल एंड इक्वेशन ऑफ स्टेट, थर्मोडायनिक प्रोसेस, हीट इंजन्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पंप, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड कार्नोट इंजन, हम ना इस तरह से हम लोग ने देखे। ये पूरा सीक्वेंस एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है ना, थोड़ा बहुत मामूली से बदलाव है उसके अंदर, मगर मेजरली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड में एक छोटा सा फ़र्क और है, स्टेट बोर्ड में एक स्टर्लिंग इंजन करके स्टर्लिंग साइकिल करके ऐड किया गया है, एनसीईआरटी में नहीं है स्टर्लिंग साइकिल। तो वो जो स्टर्लिंग साइकिल है वो सिर्फ आपको बोर्ड से रिलेटेड रहेगा, जो मैं सबसे लास्ट में कार्नोट इंजन के अंदर ही पढ़ा दूंगा आपको, है ना। अब देखो चैप्टर तो बड़ा है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से छोटा ही माना जाएगा इसको, और हमारे पास वक्त बहुत कम है। तो अभी कुछ एक आध महीना तो ठीक है, 1.5-2 घंटा बैचेस लूँगा मैं, उसके बाद मैं पैरेलल एक और बैच लूँगा शाम में उसके बाद, क्योंकि इनका जो दूसरी बैच है उनका जब पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा जो मेरा टारगेट है, तो एक और बैच लूँगा शाम में डबल टाइम सबके लिए, जो कंपलसरी होगा, जो 2 से 2.5 मतलब 1.5 घंटा सुबह 1.5 घंटा शाम, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना। और मुझे वो पोर्शन एक दिया गए समय के अंदर कंप्लीट करना है, तो इसीलिए मैं डबल टाइम लेकर कंप्लीट करूँगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। तो देखो भैया, अगर मैं देखूं सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैं एक जनरल व्यू ऑफ प्रीवियस चैप्टर देखूंगा, जनरल व्यू ऑफ प्रीवियस चैप्टर। पिछले चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था इन जनरल, पूरा हम रिकलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पिछले चैप्टर में आपने खास तौर से याद होगा आपको पहला ही टॉपिक क्या था आपका, हीट एंड टेम्परेचर और मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। हीट क्या है, टेम्परेचर क्या है ना, उसको मेजर कैसे करते हैं, खासतौर से टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं, हमने वो देखा था। फिर आगे जाके आपको याद होगा थर्मल एक्सपांशन करके रिलेटेड टॉपिक आया था, जो टेम्परेचर बढ़ने से कोई बॉडी एक्सपांड होती है तो भाई उसमें क्या चेंजेस आते हैं, हमने वो देखा था। फिर आपने हीट के एब्जॉर्प्शन से, है ना, क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, और हीट अगर रिलीज करेगी तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा, तो उससे रिलेटेड एक टर्मिनोलॉजी पढ़े थे, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, है ना। और फिर कैलोरीमेट्री करके वो पूरा एक ब्रांच था, मतलब एक टॉपिक था पूरा उसके अंदर। अच्छा ठीक है भाई, मान लिया। फिर आपने ये भी देखा था कि हीट एब्जॉर्प्शन से बॉडी के अंदर हम लोग क्या क्या चेंजेस देखते हैं, हम ये देखते हैं कि टेम्परेचर बदला, हाँ वो तो देखते ही देखते हैं, मगर उसके अलावा क्या, तो उसके अलावा हम देखते हैं कि उसका स्टेट भी चेंज होता है। अगर कोई सॉलिड है तो लिक्विड में, लिक्विड है तो गैशियस में कन्वर्ट होता है, हीट रिलीज करके क्या होता है, गैशियस लिक्विड में, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होता है। ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखे थे पिछले चैप्टर में, मतलब हम लोग ने हीट से और टेम्परेचर से रिलेटेड स्टडी किए थे। हमने स्टडी किया था कंसेप्ट ऑफ हीट एंड टेम्परेचर, और हम लोग ने ये भी देखा था कि एब्जॉर्प्शन से और रिलीज से हीट के क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये हम लोग ने पिछले चैप्टर में देखा। अब ऐसा है कि ठीक है, दिस वॉज द जनरल ओवरव्यू ऑफ प्रीवियस चैप्टर। ये सारी बातें जनरली जो है नोट्स में लिखी हुई है, जो मैं आपको ओरली बोल रहा हूँ, तो मैं सिर्फ टॉपिक का टाइटल डाल रहा हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा फील डालने के लिए। फिर अगला पॉइंट अगर मैं यहाँ देखूंगा, जो मैंने यहाँ सेग्रीगेट किया है, तो वो है आपका क्लासिक एंड मॉडर्न व्यू ऑफ हीट। ये जबरदस्त चीज है, क्लासिक एंड मॉडर्न व्यू ऑफ हीट। हीट असल में है क्या, पुराने जमाने में से क्या माना जाता था,
और आज के ज़माने में इसे क्या मानते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू द क्लासिक, यानी पुराना जो कहा जाए क्लासिक व्यू, अगर मैं क्लासिक व्यू पे फोकस करूं तो हीट जो है एक किस्म का फ्लूइड था। उनके मुताबिक हीट जो है वो एक किस्म का क्या था, फ्लूइड, जिसका नाम उन्होंने दिया था कैलोरिक। क्या नाम दिया था उन्होंने, कैलोरिक। उनका यह मानना था कि ये जो होता है, जो फ्लूइड होता है, ये हर ऑब्जेक्ट के पोर्स में होता है, छेद होते हैं ना। जैसा अब कोई भी ऑब्जेक्ट कितना भी स्मूथ बोलो, अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो छोटे छोटे छेद नजर आएंगे उसके अंदर। तो ये मानना था पुराने जमाने में कि भैया असल में क्या होता है कि जो हीट है एक छोटा सा फ्लूइड है, एक जरा सा फ्लूइड है जो हर बॉडी के अंदर जाके बैठा हुआ रहता है। जो बॉडी गर्म ज्यादा रहती है उसके पास ज्यादा फ्लूइड है, और जो बॉडी ठंडी है उसके पास वो फ्लूइड कम है। अब जब दो ऐसे बॉडीज को कांटेक्ट में लाते हैं, मान लो एक हॉट है कोल्ड है, ये दो बॉडीज को जब तुम कांटेक्ट में लेकर आते हो तो क्या होता है, वो फ्लूइड हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाता है। अच्छा, ये बहाव फ्लूइड का, कैलोरिक का बहाव कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों बॉडीज सेम लेवल पे नहीं आ जाते, सब सेम हीट नहीं हो जाती। अभी टेम्परेचर बढ़ आना ही नहीं है, अभी भूल जाओ टेम्परेचर बढ़ अभी आना ही, टेम्परेचर का आविष्कार अभी हुआ ही नहीं। हम बहुत पुराने दौर में चल रहे हैं, अभी यहाँ पर टेम्परेचर कोई जानता ही नहीं। अभी सिर्फ उसने बोला कि भैया जब तक दोनों बॉडी में हीट सेम नहीं हो जाती तब तक के क्या होगा, हीट कैलोरी का फ्लो होता रहेगा। एक बार दोनों में हीट सेम हो गई तो भाई हम क्या कहेंगे, ये भाई हाँ भाई यहाँ कैलोरिक सेम हो चुका है, कैलोरिक सेम लेवल पे आ चुका है, इसीलिए दोनों भी एक समान गर्म है। आई बात समझ में आपको, ये क्लासिकल व्यू था। मगर बात चल रही है तकरीबन इन द ईयर 1798, बात चली फिर मॉडर्न व्यू की। मॉडर्न व्यू बात है 1798 की। हमारे एक साइंटिस्ट थे, साइंटिस्ट बोलेंगे या फिर जो भी है, बेंजामिन थॉमसन, बेंजामिन थॉमसन, उनका नाम एक और तरीके से जाना जाता है काउंट रैमफोर्ड। इस नाम से भी उनको जाना चाहता है, काउंट रैमफोर्ड, ठीक है। अब ये पुरानी बात है 1798 की, उस टाइम टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा थी नहीं, है ना। अब उस वक्त एक कैनन जो है, आपको कैनन मालूम है किसको बोलते हैं, तोप, पुराने ज़माने की तोप आपने देखा होगा, वो ऐसा लोहे का एक बैरल बना हुआ रहता, सिलेंडर, और उसको चक्के लगे हुए रहते थे यहाँ पे, है ना। और फिर यहाँ से एक लोहे का गोला अंदर डालते थे आप, अंदर पहले बारूद भरा जाता था यहाँ पे बहुत सारा, और यहाँ छोटा सा छेद होता था, और फिर उसके बाद यहाँ लोहे के गोले को डालते थे, फिर ये बत्ती रहती थी यहाँ लगी हुई, जैसे कि हमें पटाखे में यहाँ लगे रहती है, आप उसे जलाते थे, फिर ये अचानक से बारूद फटता था, और वो एकदम से एक्सपांशन की वजह से, गैसेस की वजह से लोहे का गोला धड़ करके आगे जाता था। अब ये लोहे का गोला जनरली यूज़ होता था दीवारों को गिराने के लिए, जो किले की दीवार है उसको गिराने के लिए इस्तेमाल होता था ये। अच्छा ठीक है, मगर ऐसा है कि ये जो आप जो सिलेंडर बनाते हैं, ये बैरल जो बनाते हैं इसका, कैनन का, इसे मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप अलग अलग पार्ट्स जोड़ के बनाएंगे तो वो तो फिर कमज़ोर होगा। तो उस ज़माने में क्या करते थे, सॉलिड सिलेंडर लेते थे लोहे का, और उसके अंदर एक छोटा स्क्रू जैसा होल आता, वो आता था मशीनरी कोई, और ये ऐसे रॉड्स निकले रहते थे। तुम आज के देखेंगे, आज तो चलो इलेक्ट्रिकल आ गया, मगर तुमने देखे होंगे एक ज़माने में बैल को घुमाते थे गोल गोल, और वो एक मशीन घूमती थी, गन्ने का जूस निकालते थे उससे, है ना। तो बस वैसा ही कुछ मैकेनिज़्म था। यहाँ घोड़े दो ऐसे लगे रहते थे, एक दो घोड़े जो भी रहते होंगे लगे रहते थे, और वो गोल गोल घूमते रहते थे, जिसके जैसे स्क्रू जैसा जो भी रहता था आपका, वो गोल गोल घूमता जाता था, और इसके अंदर ऐसा घूमते 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 वो क्या करता था, वो लोहे के सिलेंडर के अंदर छेद करता था, है ना। अब आपके जो बेंजामिन थॉमसन है, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, उन्होंने एकदम पहले शार्प, नोकीला, है ना, एक जो ड्रिल आता है जो खोदेगा अंदर, इसके अंदर होल करेगा, उन्होंने बोली। अब जाहिर बात है जो शार्प चीज़ है वो इजीली होल करेगी, और उसमें से अगर वो होल अच्छे तरीके से करेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड बाहर निकलेगा, है कि नहीं। तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने शार्प, है ना, एकदम एक ड्रिल लिया और उसे गोल गोल घुमा कर देखा, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ठीक है, हीट तो यहाँ निकल रही है ना, अच्छी खासी हीट निकल रही है, इतना हीट निकल रहा है कि पानी उबल जाए, यानी अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पहुँच चुका है इसका। मगर, है ना,
अगर मैं ज़्यादा हीट चाहता हूँ तो उन्होंने एक काम करते कि अपन ये, या फिर ज़्यादा या कम हीट चाहता हूँ, मैं एक काम करके देखते बोले अपन, अब ये अपन ने शार्प लिए थे ना ड्रिल, अपन थोड़ी सी ब्लंट ड्रिल लेंगे। ब्लंट मतलब इतनी ज़्यादा शार्प नहीं। वैसे ही वो स्क्रू लगाया उन्होंने, घोड़ों को गोल गोल घुमाए सेम स्पीड से। याद रखना घोड़ों की स्पीड कैसी थी, सेम उतनी स्पीड से वो ड्रिल घूमते रही, उसमें छेद हुआ, है ना। उनको लगा कि शायद यहाँ पर अब हीट की क्वांटिटी में फ़र्क आया होगा, है ना, हीट की क्वांटिटी में फ़र्क आया हो सकता है कि वो अब जो आपका कैनन का जो बैरल है वो उतना ज़्यादा गर्म नहीं हुआ होगा, क्योंकि पिछली बार आपने क्या करे थे, शार्प इस्तेमाल किए थे तो वो अच्छे से छेद करता, तो इजीली वहाँ पर से कई सारा फ्लूइड बाहर निकला होगा। मगर इस बार मैंने ब्लंट लिया तो अच्छे से छेद नहीं करेगा, तो शायद से फ्लूइड कम निकला होगा, तो हीट का क्या होगा, जनरेशन कम हुआ होगा। मगर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि नहीं यार, हीट तो अभी भी उतनी ही जनरेट हो रही है, ऑलमोस्ट सेम जनरेट हो रही हीट, कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। अब उन्होंने क्या किया कि ठीक है वो शार्प वाला फिर से लाओ, हाँ लगा दिए, अब घोड़ों को भगाओ। अब घोड़े तेजी से धड़ 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 भागने लगे, है ना। घोड़ों ने ज़्यादा टॉर्क लगाना स्टार्ट किया, है ना, ज़्यादा टॉर्क लगाया तो ज़्यादा फिर अब क्या हो गया, रोटेशनल वर्क डन हुआ। अब ज़्यादा रोटेशनल वर्क डन हुआ तो उन्होंने क्या देखा कि अब ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है, तो बता मुझे एक बात बता, हीट किस पे डिपेंड कर रहा, वर्क पर, है ना। क्या हीट इस बात पे डिपेंड कर रहा है क्या ड्रिल करने वाला ऑब्जेक्ट कितना शार्प है, नहीं, उसका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ किससे आया, वर्क पर। अरे तुम वो छोड़ो, अरे तुमने देखा होगा मैन वर्सेस वाइल्ड, ये पुरानी पिक्चर, वो देखेंगे ऐसे यूं घस घस के वो लोग आग लगाते लकड़ी के अंदर। आप आराम से करो, नहीं होगा, है कि नहीं। आप जोर से करो, है ना, एक वक्त का धुआं निकलता है ना। इतना छोड़ो, हम प्रैक्टिकली अभी भी करके देख सकते। अगर मैं अपने हाथों को धीरे धीरे ऐसा अगर कर रहा हूँ रब में, हल्की हल्की गर्माहट फील होगी, हल्की एकदम। अब थोड़ा जोर से करो तो, है ना, फील हुआ ना आपको हीट। तो भैया आप जितनी तेजी से वर्क करोगे, यानी जितना ज्यादा वर्क करोगे, ये वर्क तेजी से करेंगे यानी पावर ज्यादा, तो यानी वर्क ज्यादा, तो जितना ज्यादा आप वर्क करोगे उतनी ज्यादा क्या करेंगे, हीट जनरेट होगी। तो इससे ये साबित हुआ भैया हीट असल में क्या है, एक किस्म की एनर्जी है ना। क्योंकि वर्क डन हम लोग जानते हैं आज की तारीख में और तब की तारीख में भी कि वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब तब ये पता चला कि हीट डायरेक्टली किससे रिलेटेड है, वर्क से रिलेटेड है। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ, या वर्क इज रिलेटेड टू एनर्जी, तो भैया हीट भी रिलेटेड है किसको, एनर्जी को। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो मॉडर्न व्यू में ये पता चला कि भैया आपका जो हीट है, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एक किस्म की बेटा क्या है, एनर्जी। आई समझ में आपको बात, हाँ ठीक है, ओके चलो ठीक है, ये समझ में आ गया हमें कि मॉडर्न व्यू ऑफ हीट के हिसाब से अकॉर्डिंगली हीट क्या है। अब ऐसा है कि आगे हम देखेंगे जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, है ना, ये जो आपका चैप्टर है थर्मोडायनेमिक, इसमें क्या पढ़ने वाले हैं आप, थर्मोडायनेमिक्स। ये क्या है, ये चैप्टर हमें क्या सिखाता है, थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो कंसेप्ट ऑफ हीट की हमें डिटेल नॉलेज देती है, साथ ही साथ हमें ये बताती है कि हीट को किस तरह से अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है ना। तो मैं बोलूंगा इसको ऐसा डिफाइन करूंगा, अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deal with the study of concept of heat and its interconversion into another form of एनर्जी, और उसका जो इंटर कन्वर्जन हो रहा है, उसका जो बदलाव हो रहा है एनर्जी के दूसरे फॉर्म में, इसे हम लोग कहते हैं फॉर्म ऑफ एनर्जी।
जब तक बोलूंगा नहीं तब तक नहीं। इन द अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। आई बात समझ में, है ना? अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंसेप्ट ऑफ हीट एंड इट्स इंटर कन्वर्जन इनटू अनदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसे हम लोग क्या कहते हैं? थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। ठीक है, अब ऐसा है, कहा यह जाता है कि थर्मोडायनेमिक्स इज अ मैक्रोस्कोपिक साइंस। है ना? ये एक मैक्रोस्कोपिक, एक होता है माइक्रोस्कोपिक और एक होता है मैक्रोस्कोपिक। नाउ व्हाट इज दिस माइक्रोस्कोपिक? आप सभी जानते हैं, जब आप छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो आप कहेंगे कि भैया आप किससे रिलेट कर रहे हैं? माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे हैं। मतलब क्या होता है माइक्रोस्कोपिक? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये क्लास है, क्लास में कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मैं किसी एक स्टूडेंट पे फोकस करके ये ऑब्जर्व करता हूं कि इसने कितना स्कोर किया, है ना? ये रेगुलर आ रहा है कि नहीं, है ना? ये टाइम पे आ रहा है कि नहीं, ये रेगुलरली लेट हो रहा क्या ये छुट्टी मार रहा है क्या? तो अभी मेरा फोकस किस पर हो रहा? सिर्फ एक स्टूडेंट पे हो रहा। तो मैं बोलूंगा मेरा व्यू, मेरा स्टडी एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। मतलब इतने सारे हैं ना, मगर आपका फोकस सिर्फ किस पे हो रहा? एक पे हो रहा। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक व्यू। और अब अगर मैं बोलूंगा कि मैं सभी को एक साथ थोड़ा ऑब्जर्व करता हूं, है ना, मैं बोलूंगा ऑन एन एवरेज मेरी क्लास किस तरह से बिहेव कर रही है, क्या वो क्लास पूरे अच्छे से मेरे लेक्चर को सुन रही है, क्या वो टेस्ट आने पे उसकी अच्छे से तैयारी कर रही है, उन सभी का स्कोर क्या हो रहा है। मतलब अब मैं सबको देख रहा हूं एक साथ, मैं सबकी चीज़ को एक साथ ले रहा हूं। तो अब मैं बोलूंगा आप सबको एक साथ पकड़ रहे हैं, आप सबका बिहेवियर, हर चीज़, सबका जो प्रॉपर्टीज एक साथ देख रहे हैं। तो अब ये हो जाएगा मैक्रोस्कोपिक व्यू। माइक्रो बोले तो किसी एक, और पूरा बल्क एक ले लेते हैं किसी मैटर का, तो आप बोलेंगे मैक्रोस्कोपिक, है ना? किसी कंटेनर के अंदर गैस है रखा, किसी कंटेनर के अंदर क्या है? गैस भरी हुई है। अब अगर किसी कंटेनर के अंदर गैस भरी हुई है और मैं देखता हूं कि उसका एक मॉलिक्यूल कितनी स्पीड से जा रहा है, उसका मोमेंटम क्या है, उस एक मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी क्या है, समझ में आ रहा है ना? तो मैं यहां क्या देख रहा हूं? उस एक मॉलिक्यूल की स्टडी कर रहा हूं ना, तो ये मेरा माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा हम अगले चैप्टर में करेंगे। ये खास है कि थर्मोडायनेमिक चैप्टर में आप मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देखते हैं कि पूरी की जो पूरी गैस है किसी कंटेनर में, पूरी की पूरी जो बंद गैस है, उसका प्रेशर कितना है, इसका वॉल्यूम कितना है, उसका टेम्परेचर कितना है, उसका इंटरनल एनर्जी तो नहीं बोलना चाहिए, वो एक स्टेट वेरिएबल, हाँ ठीक है, इंटरनल एनर्जी कितना है। तो ये हम देखते हैं, पूरे गैस का देख रहे हैं। अब जब मैं पूरी गैस बोल रहा हूँ, इसका मतलब एक आध मॉलिक्यूल आया क्या उसके अंदर? अरबों खरबों करोड़ों जितने मॉलिक्यूल्स है सब के सब उसमें आ गए। तो मैंने सबका एक साथ स्टडी किया ना। मैं बोलूंगा हर एक, अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस गैस का प्रेशर इतना इतना हुआ है, इसका मतलब क्या? मैं सभी पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ ना, है ना? तो इस तरह से यहाँ हम लोग ध्यान रखेंगे कि थर्मोडायनेमिक में हम लोग सिर्फ मैक्रोस्कोपिक साइंस की स्टडी करते हैं, है ना? हम लोग मतलब मैक्रोस्कोपिक साइंस मतलब क्या हुआ? प्रेशर के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी कई सारी बातें हैं। तो ये याद रखें कि हम इस चैप्टर में सिर्फ मैक्रोस्कोपिक साइंस की स्टडी करेंगे, नॉट अ माइक्रोस्कोपिक साइंस। ठीक है, चलो बच्चों, बेटा दरवाजा खोलो। क्लास का टाइम क्या है? हाँ, क्लास का टाइम क्या है? क्लास का टाइम क्या है? 7:30 बजे चाहिए मुझे।
कल से नहीं तो आना नहीं। और थोड़ा झूठ बोलना बंद करो। 15 मिनट लेट तो मैंने क्लास चालू किया, उसके बाद कई लोग 10-15 मिनट लेट आए। चलो हुआ क्या? तो ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें हम लोग ने बेसिकली 3 क्लासिफिकेशंस देखे या 3 पॉइंट्स देखे। पिछले चैप्टर का जो प्रीवियस जनरल ओवरव्यू था, क्लासिक और मॉडर्न व्यू के हिसाब से हीट क्या होती है ना, और थर्मोडायनेमिक्स जो हम लोग इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं वो क्या कहता है। नाउ कमिंग बैक टू द नेक्स्ट टॉपिक। अब ऐसा है कि अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम। अब थर्मल इक्विलिब्रियम क्या चीज है? जनरली एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है हम लोगों में कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है टेम्परेचर सेम होना। किसी भी सिस्टम का अगर टेम्परेचर सेम है तो उसका मतलब वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। कुछ हद तक ये बात सही भी है, कुछ हद तक। हमेशा सही होगी ये ज़रूरी नहीं है। तो बोले क्या है फिर सही एग्जैक्ट? तो अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम is said to be in thermal equilibrium। एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम को आप कह सकते हैं कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है इफ इट्स स्टेट वेरिएबल्स मतलब बदलने वाले, स्टेट मतलब उसकी स्थिति बताने वाले, जैसे कि प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, कि इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी इस गैस का प्रेशर, इस गैस का वॉल्यूम, इस गैस का टेम्परेचर है ना, तो उसके जो स्टेट वेरिएबल्स है, एग्जाम्पल के तौर पे प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मैं सिर्फ सिंबॉलिकली लिख रहा हूं, डज नॉट चेंज विथ टाइम, डज नॉट चेंज विथ टाइम, ये वक्त के साथ नहीं बदल रहे हैं। अगर किसी सिस्टम का, थर्मोडायनेमिक सिस्टम का क्या क्या कांस्टेंट है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या मास बोलो, इंटरनल एनर्जी बोलो, है ना, ये ऐसी चीजें अगर कांस्टेंट है, उस सिस्टम की ये वैल्यूज बदल नहीं रही, तो हम लोग कहते हैं कि वो सिस्टम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम। अब आपका जो ये जो सिस्टम है थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? 2 बातें डिसाइड करती है, एक तो उसका सराउंडिंग है ना, और एक होती है द नेचर ऑफ वॉल बिटवीन द 2 मीडियम्स। बोले ये क्या बात हो रही है, समझ में नहीं आ रही, अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। उधर का हो गया ना, ये लिखना हो गया ना सभी का, ठीक है। अब ऐसा है कि ठीक है, आप जो बोलना चाह रहे हैं कि भैया अगर एक कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, तो ये किस बात पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है, मैंने क्या कहा था, टाइप ऑफ सराउंडिंग। जस्ट अ मोमेंट, तो हम बात ये कर रहे थे वेदर अ सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम और नॉट, डिपेंड्स ऑन, बोले किन बातों पे डिपेंड करता है? सबसे पहला नेचर ऑफ सराउंडिंग, कि आसपास का मीडियम, मीडियम जो आसपास जो भी मीडियम होगा, सराउंडिंग होगा, उसका नेचर या उसका टेम्परेचर, ये सारी बातें कैसी है। दूसरा नेचर ऑफ वॉल बिटवीन सिस्टम, नेचर ऑफ वॉल बिटवीन सिस्टम्स। बोले तो कैसा? अच्छा एक बात बता मुझे, मैं सबसे पहले पहली वाली बात को प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ये जो नेचर ऑफ सराउंडिंग की बात चल रही है, वो नेचर ऑफ सराउंडिंग, ठीक है। अब ऐसा है कि मान के चलो कि आपके पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है। थर्मोडायनेमिक सिस्टम मतलब क्या है? कोई गैस है या कोई फ्लूइड है जो किसी कंटेनर में बंद है, ये है गैस,
या कोई किस्म का फ्लूइड जो किसी कंटेनर में बंद है। अब इस कंटेनर की जो सारी दीवारें हैं चारों तरफ से जो घिरा हुआ है वो घिरा हुआ है एडियाबैटिक वॉल से। अगर पिछला चैप्टर याद होगा उसकी इंट्रोडक्शन के दौरान ही मैंने पढ़ाया था एडियाबैटिक वॉल एंड डायथर्मिक वॉल। एडियाबैटिक वॉल एक ऐसा वॉल होता है जो अपने अंदर से मैटर तो छोड़ो एनर्जी को भी बाहर नहीं जाने देता। सीधी सीधी बात बोले तो प्लास्टिक का, लकड़ी का ऐसा कोई दीवार होगा बना हुआ, सिरामिक का बना होगा जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह पे जाने नहीं देगा, उसको बोलते हैं एडियाबैटिक वॉल। एक आता है डायथर्मिक वॉल, है कि नहीं। अब डायथर्मिक वॉल क्या है कि भैया जिसमें से हीट जैसी होती है, सॉरी मैं क्या बोलूँगा, जिसमें से हीट ट्रांसफ़र हो सकती है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती है, मैटर नहीं होगा मगर एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। ओके, थोड़ी देर के लिए हम लोग कहते हैं कि एडियाबैटिक वॉल है और यहाँ पर सराउंडिंग है। मान लो कि यहाँ का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर पीवीटी करके है, सराउंडिंग का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर भी कितना है, पीवीटी करके है ना। ओके, अब ऐसा है कि मैं बोलूँगा ये एडियाबैटिक वॉल है तब तक यहाँ का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर जो भी है, वॉल्यूम तो छोड़ो, वॉल्यूम अलग अलग है, या फिर वॉल्यूम अपन ऐसा लिख सकते हैं V1 और ये V2, है ना। अब ऐसा है कि ये एडियाबैटिक वॉल से घिरा हुआ है, मान लो एक पर्टिकुलर प्रेशर, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, बाहर का भी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एक है, और जहाँ तक मैं देख सकता हूँ प्रेशर और टेम्परेचर बाहर का और अंदर का कैसा है, सेम है। अब अचानक से मैं यहाँ एडियाबैटिक वॉल हटाकर मैं यहाँ पर डायथर्मिक वॉल लाता हूँ। मैंने ये हटाया और अब इसकी जगह क्या डाल दिया, डायथर्मिक वॉल, यानी कि ऐसा वॉल जिसमें हीट का एक्सचेंज हो सकता है। तो मैंने ला के डायथर्मिक वॉल लगा दिया। अब मुझे एक बात बता, क्या अंदर के सिस्टम का प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम ये चेंज होगा क्या? हाँ, अंदर के सिस्टम का प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर चेंज होगा क्या? नहीं चेंज होगा। इवन शायद प्रेशर भी चेंज नहीं होगा, प्रेशर भी जैसे कि वैसे रहेगा क्योंकि टेम्परेचर सेम है। अरे सीधी सीधी बात है, बाहर जितनी गर्मी है अंदर भी उतनी गर्मी है ना। बाहर जितनी गर्मी है अंदर भी उतनी ही गर्मी है, जितना बाहर का टेम्परेचर है उतना ही टेम्परेचर अंदर का भी है। तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, जो एडियाबैटिक वॉल रहने पर प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर था, डायथर्मिक वॉल डालने पर भी वही प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है। तो सराउंडिंग बिल्कुल इसके जैसा है, अब सराउंडिंग क्योंकि इसके जैसा ही है तो हम लोग ने कहा कि भैया इसमें कोई बदलाव नहीं आया, इसका मतलब ये पहले भी और अब भी थर्मल इक्विलिब्रियम में, ये पहले भी और अब भी थर्मल इक्विलिब्रियम में। क्यों ऐसा थर्मल इक्विलिब्रियम में? क्योंकि उनके टेम्परेचर में, उसके प्रेशर में, उसके वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं आया। आई बात समझ में आया तुमको? अरे भाई समझ में आया क्या कंसेप्ट, है ना। यहाँ थर्मल इक्विलिब्रियम क्यों बोला गया, समझ में आया क्या? कि भैया मामला ऐसा था कि हमने देखा कि पहले एडियाबैटिक वॉल था, हमने देखा कि प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर था बाहर का, अंदर का कुछ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर था, ऑलमोस्ट टेम्परेचर दोनों का एक जैसा था, है ना। और मैंने क्या कहा कि भाई ये एकदम रिजिड वॉल थी, एकदम ठोस वॉल, मूवेबल नहीं है। और फिर उसके बाद जैसे ही मैं एडियाबैटिक हटा के मैंने डायथर्मिक डाला, मैंने देखा कि इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ भी चेंज नहीं आया, है ना। इसका मतलब सराउंडिंग बिल्कुल उसका जो नेचर था इसके जैसा होने के कारण ये दोनों भी कैसा है, अभी थर्मल इक्विलिब्रियम में। अब अच्छा, अगर एक बात बता, मान ले फॉर एग्जांपल वंस अगेन मैं पहले एडियाबैटिक वॉल लूंगा, है ना। यहां का प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर T1, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर T2, है ना। अच्छा एक बात बता, मान ले थोड़ी देर के लिए T2 इज ग्रेटर देन T1, थोड़ी देर के लिए मान लो T2 इज ग्रेटर देन T1, यानी बाहर का टेम्परेचर अंदर के टेम्परेचर से ज्यादा है। अब ऐसा है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं जैसे ही ये दीवारें हटाता हूं, मतलब एडियाबैटिक वॉल हटाकर डायथर्मिक वॉल लगाता हूं, वो प्लास्टिक के कवर हटा देता हूं मान लो, और अंदर सिर्फ लोहे के स्टील की दीवारें रह गई, डायथर्मिक वॉल रह गया। अब तुमको क्या लगता है, क्या यहां पर बदलाव आएगा? अब अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा, गैसेस फैलने की कोशिश करेगी, उसके पास फैलने की जगह नहीं रहेगी, तो मजबूरन क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा,
है कि नहीं? अब भाई मुझे बताओ, प्रेशर में चेंज आ गया ना, है कि नहीं? सिमिलर एक इस तरह से भी हो सकता है इसका। अगर मान लो कि भैया ये एडियाबैटिक वॉल्व था और ये डायथर्मिक वॉल्व, ये जो भी है मूवेबल पिस्टन है, जैसे ही मान लो आपने डायथर्मिक वॉल्व यहाँ पर लगाया तो अब इसके प्रेशर में बदलाव आ जाता है ना। वो प्रेशर में बदलाव आने का जैसे वॉल्यूम में भी चेंज आ जाता है कभी कभार, ठीक है, आगे का केस है। मगर तो हम लोग ने क्या देखा भैया, अब यहाँ पर बाहर का सिस्टम या बाहर का सराउंडिंग, नॉट सिस्टम, बाहर का जो सराउंडिंग है ना, उसका चेंज, उसका टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से अब यहाँ पर चेंजेस आने लगे। जैसे ही आपने एडियाबैटिक हटाकर डायथर्मिक वॉल लगाया आपने, उसका प्रेशर और टेम्परेचर चेंज होने लगा। वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा क्योंकि रिजिड्स पूरा मतलब ठोस दीवारें हैं, मूवेबल दीवारें नहीं है, मूवेबल वॉल्स नहीं है, तो वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा फिलहाल। अगर मूवेबल रहती अगर वॉल्स तो वॉल्यूम भी चेंज हो सकता था। तो हम कहेंगे ठीक है, डायथर्मिक वॉल लगाते से ही मैं क्या देख रहा हूँ कि टेम्परेचर बदलने लगा, जिसके कारण प्रेशर बदलने लगा। और अब ये अगर वेरिएबल्स बदल रहे हैं तो क्या अब मैं कह सकता हूँ क्या ये थर्मल इक्विलिब्रियम में? नहीं, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम कब कहा जाता है, जबकि उनके थर्मोस्टेट वेरिएबल्स कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, दे डू नॉट चेंज विद टाइम। आई बात समझ में? चलो ठीक है, मान लिया। मगर क्या ये हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे क्या? नहीं, ये हीट का, गैस का, ये एनर्जी का लेन देन चलता रहेगा। मगर एक वक्त आएगा कि जब दोनों का टेम्परेचर जो हो जाएगा सेम हो जाएगा। और जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ये फिर से एक दूसरे के साथ कैसे हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। आई बात समझ में? तो देखो, जो पहले अपन ने पॉइंट कहा था कि नेचर ऑफ सराउंडिंग पर डिपेंड करता है। अगर सराउंडिंग का नेचर, टेम्परेचर जो है प्रॉपर्टीज वो सेम है सिस्टम के, प्रेशर जो भी जो प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, जैसे टेम्परेचर जो बाहर का है वो अंदर के टेम्परेचर के बराबर है, या प्रेशर मान लो बाहर का अंदर के प्रेशर के बराबर है, तो हम लोग क्या कहेंगे इस सिचुएशन में कि ये सिस्टम कैसा है, थर्मल इक्विलिब्रियम, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ नहीं बदल रही। मगर यहाँ पर हमने देखा कि अगर आप सराउंडिंग बदलते हैं, आपने क्या बदले, सराउंडिंग, तो वहाँ पर आपने क्या देखा कि भैया यहाँ सराउंडिंग बदलने से आपने देखा कि इनइक्विलिब्रियम वाली कंडीशन आ गई। मगर ये कंडीशन लगातार चलती रहेगी क्या? नहीं, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए यार, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, या जब तक दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए। अब जो दूसरा है, हालांकि हम देख चुके हैं नेचर ऑफ वॉल, कपड़ा दे, नेचर ऑफ वॉल ये कैसे डिपेंड करता है, तो देखो ये वाला पार्ट भी, कि जैसा अगर मैं कहूँगा कि मेरे पास, मान लो मुझे सराउंडिंग का तो स्टडी करना ही नहीं है, सराउंडिंग को मारो गोली, मुझे सिर्फ स्टडी काय से करना है, नेचर ऑफ वॉल को स्टडी करना है। तो भाई इमेजिन ये करो कि ये आपके पास एक सिस्टम है जो चारों तरफ से एडियाबैटिक वॉल से घिरा हुआ है। इस सिस्टम में मैंने दो पार्टीशंस किया। शुरुआत में ये पार्टीशन भी आपके एडियाबैटिक वॉल से बना हुआ था, और मैं कहूँगा कि ये एक रीजन है जिसका नाम ए दे देंगे, ये एक रीजन है जिसका नाम बी दे देंगे। यहाँ का जो रीजन है, यहाँ जो गैसेस बंद है, इसका प्रेशर PA, वॉल्यूम VA, टेम्परेचर TA। अच्छा, यहाँ पर भी कुछ गैस बंद है, इसका प्रेशर PB, वॉल्यूम VB, टेम्परेचर TB। कितने सिस्टम है बेटा यहाँ पर? दो, है ना। सराउंडिंग से वो एडियाबैटिक वॉल से घिरे हुए हैं। अब क्योंकि ये एडियाबैटिक वॉल है, सराउंडिंग पूरा, है ना, तो जाहिर बात है सराउंडिंग का कुछ भी इसमें अमल दखल नहीं होगा, कोई भी उसमें डिस्टर्बेंस सराउंडिंग की वजह से नहीं होगा। सिर्फ ये वाला जो बीच की दीवार है ये मूवेबल है, आप चाहे तो इसके जगह पे डायथर्मिक वॉल लगा सकते हैं और ये आगे पीछे भी सरक सकता है, ऐसा इमेजिन कर लो। अभी फिलहाल एडियाबैटिक वॉल है, एडियाबैटिक वॉल होने के कारण आप क्या देखेंगे बेटा, हीट का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। हो पाएगा क्या? अगर मान लो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, ये थोड़ा ठंडा है, थोड़ा सा ठंडा है, तो क्या हीट यहाँ से यहाँ जाएगी क्या? नहीं जाएगी। तो हीट क्या बाहर एस्केप हो पाएगी क्या? नहीं। बाजू वाले सिस्टम में जा पाएगी क्या? नहीं। इसका मतलब ये जो आपका PVT ये जो वैल्यूज है ये कैसी रहने वाली है? कांस्टेंट रहने वाली है। इवन ये भी कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। मतलब ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये सिस्टम भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा, चाहे इनकी कोई भी वैल्यूज हो, कोई भी पेयरिंग हो, है ना। मान लो प्रेशर 10⁵ 5 ATM है और ये सिर्फ 10⁵ 2 ATM है प्रेशर,
ये इसका वॉल्यूम 100 लीटर्स है, इसका वॉल्यूम 10 लीटर्स है, इसका टेम्परेचर 300 केल्विन है, इसका टेम्परेचर सिर्फ 100 केल्विन है। चाहे कोई भी वैल्यूज होने दो, ये दोनों भी कैसे रहेंगे? थर्मल इक्विलिब्रियम, मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम में है मगर एक दूसरे के साथ नहीं है ना। अब एक दूसरे के साथ होना और थर्मल इक्विलिब्रियम में होना क्या होता है? एक होता है इंडिपेंडेंट, भाई मैं थर्मल इक्विलिब्रियम में हूँ, मतलब मेरी कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, और एक कहता है कि मैं उसके जैसा थर्मल इक्विलिब्रियम में हूँ, मतलब जो टेम्परेचर उसका है, जो प्रेशर वॉल्यूम उसका है, वो मेरा भी सेम। तो ये होता है कि एक सिस्टम का दूसरे सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होना, और एक होता है सिर्फ इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली थर्मल इक्विलिब्रियम में होना। तो भैया ये अपना इंडिपेंडेंटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये भी इंडिपेंडेंटली थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ये अपना प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज कर रहा है क्या? नहीं करेगा। क्या? नहीं, जब तक एडियाबैटिक वॉल है तब तक तो चेंज नहीं करेगा, और ये भी नहीं चेंज करेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि भैया एज पर द डेफिनेशन जब तक ये चीज़ें चेंज नहीं होती, हम क्या मान के चलेंगे कि वो क्या है बेटा? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। आई बात समझ में? अच्छा ठीक है भाई, ये पहला स्टेट था। अब सेकंड सिचुएशन क्या थी? फिर से वही दोनों को सिस्टम को मैं पकड़ता हूं। देखो भाई बात ऐसी है, ये तो एडियाबैटिक वॉलीज है ना। मैं नहीं चाहता हूं कि ज़रा सा भी सिस्टम का कोई भी अमल दखल हो यहाँ पे, सॉरी सराउंडिंग का कोई भी इफेक्ट हो यहाँ पर। तो मैंने एडियाबैटिक वॉल यहाँ पर अभी बरकरार रखा है सराउंडिंग से सेपरेट रखने के लिए, क्योंकि सिर्फ मैं नेचर ऑफ वॉल की स्टडी कर रहा हूँ कि सिर्फ वॉल बदलने से कैसे थर्मल इक्विलिब्रियम का स्टेट बदल जाता है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो पार्टीशन था जो तुमने पहले किसी इंसुलेटिंग मटेरियल से रखा था, अब मान लो कि ये जो पार्टीशन है ये एक डायथर्मिक वॉल से बना हुआ है। भाई डायथर्मिक वॉल, जी हाँ। अब क्योंकि ये डायथर्मिक वॉल से बना है तो यहाँ पर क्या होगा, मैटर तो नहीं जाएगा इधर से उधर, मगर हीट यानी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होगी। और अब यहाँ पर आपका टेम्परेचर बदलेगा, प्रेशर बदलेगा, और अगर ये पिस्टन, ये जो दीवार है आगे पीछे मूव हो सकती तो वॉल्यूम भी बदल सकता है। तो हमने क्या देखा बेटा, जैसे ही मैंने डायथर्मिक वॉल डाला, अब क्या ये सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया? क्या नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि स्टेट वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो रही है। नाउ द सिस्टम इज नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इसका प्रेशर का, इसका वॉल्यूम का, इसका टेम्परेचर का वैल्यू सबका सब क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है ना। अच्छा क्या ये हमेशा थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेगा? नहीं नहीं, थोड़ी देर के बाद हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी देर के बाद मैं देखूंगा कि यहाँ इसने एक नया प्रेशर एक्वायर कर लिया, एक नया वॉल्यूम एक्वायर कर लिया, अगर वो दीवार मूवेबल थी तो टेम्परेचर ए और बी के बराबर हो गया, और मैं कहूँगा देखो ये वाले सिस्टम का, इसका भी एक नया प्रेशर आ गया, एक नया वॉल्यूम हो गया, और टेम्परेचर बराबर हो गया, उसके जो है ए और बी का दोनों का कैसा हो गया? सेम हो गया। अब देखो सिस्टम ए का नया प्रेशर, नया वॉल्यूम और नया टेम्परेचर, सिस्टम बी का नया प्रेशर, नया वॉल्यूम, नया टेम्परेचर, और अब मैं क्या हूँ, देखो यहाँ टेम्परेचर तो सेम है ही है, और अब बाकी के जो वेरिएबल्स है प्रेशर और वॉल्यूम, ये भी कैसे हो गए हैं? कांस्टेंट हो गए। अब ये बदल रहे हैं क्या? नहीं बदल रहे हैं। अब मैं कहूँगा इन्होंने फिर से क्या ले लिया है? थर्मल इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है। अब इनको फिर से थर्मल इक्विलिब्रियम मिल चुका है ना, और इस बार थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर है। बोले विद ईच अदर क्यों? क्योंकि दोनों का टेम्परेचर सेम। एक बात समझ में आपको? तो ये हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम कि सिर्फ टेम्परेचर सेम होने से नहीं होता, बाकी के स्टेट वेरिएबल्स भी कैसे होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। सेम नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। सेम गलती से भी मत बोलना, है ना। ज़रूरी नहीं है, जैसे इस मामले में बाहर का प्रेशर कुछ अलग ही होगा। अब तुम मान लो घर में तुम गैस सिलेंडर लेकर आते हैं, जब तक कि वो गैस सिलेंडर सील्ड है, मैं मान के चलूँगा कि उसके अंदर की जो गैस है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है ना। अगर वो मान लो कि अभी फ़िलहाल तो जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए आपने किसी चीज़ से इंसुलेट करके रखी है उसको, हालांकि वो तो डायथर्मिक वॉल से बना हुआ है ना, गिरा हुआ है। गैस सिलेंडर लोहे की दीवारों से है ना वो बना हुआ। तो मान लो किसी प्लास्टिक के कंटेनर के अंदर गैस है, जब तक कि वो बाहर के सराउंडिंग से सील्ड है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि गैस का जो प्रेशर और बाहर का जो प्रेशर वो सेम है? नहीं नहीं, बाहर का प्रेशर कम है और गैस का प्रेशर बहुत ज़्यादा है ना। अगर ट्राई करके देखना, किसी आग बार आग लगा के देखो उसको, और देखो फटता थड़ कर सिलेंडर, है ना। तो भैया अब ऐसा है, हम जो देख रहे हैं यहाँ पर कि बदलना मतलब प्रेशर वॉल्यूम सेम नहीं रहेगा। प्रेशर वॉल्यूम कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा।
अगर प्रेशर वॉल्यूम है ना, ये चीज़ें आपके सिस्टम की कांस्टेंट है, इवन टेम्परेचर भी अगर कांस्टेंट है, तो हम तब मान के चलते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। हाँ, अगर किसी दो सिस्टम का टेम्परेचर सेम है, दो सिस्टम का टेम्परेचर सेम है और प्रेशर वॉल्यूम कैसा है बेटा, कांस्टेंट है, या इंटरनल एनर्जी बोलो, बाकी की चीज़ें भी कैसी है, कांस्टेंट है, तो अब मैं ये मान के चलता हूँ कि दे आर थर्मल इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। ये बात समझ में आई आपको? ठीक। तो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम।